स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इससे पहले हम पिछले लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में, और उसमें जो हमारा पहला टॉपिक आ रहा है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसमें नंबर 1 पर शामिल है इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो पहली चीज़ इसमें टेस्टिस मौजूद होते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस पर ये मुश्तमिल होता है। बिकॉज दीज टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विस कैविटी, बॉडी के बाहर होता है ये इन अ सैक ऑफ स्किन। तो इसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो पेयर ऑफ टेस्टिस के बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये मुश्तमिल होता है एसोसिएटेड डक्ट्स पर। कुछ नालियां हैं, कुछ डक्ट्स हैं जो कि इनको मिलकर बनाते हैं। इसके बाद इसी तरह कुछ इनके साथ मौजूद होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं। और लास्ट में ये जिस ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन, या इसको हम कहते हैं पीनस। डियर स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन 4 चीज़ों से मिलकर बना है। अगर हम इन 4 चीज़ों को विजुअलाइज करें इस डायग्राम के अंदर, तो जब हम इस डायग्राम में देखते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले नंबर पर पेयर ऑफ टेस्टिस हैं which are lying outside the body cavity in a sac of skin known as scrotum। तो इन टेस्टिस से रिलेटेड जो पार्ट हैं उसमें पहले नंबर पर आएगा स्क्रोटम। तो वेयर टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन अ सैक ऑफ स्किन विच इज़ नोन एज स्क्रोटम में ये टेस्टिस मौजूद होते हैं। और ये इसलिए मौजूद होते हैं यहाँ पर टू लोअर द टेम्परेचर, बिकॉज टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनने हैं उसके लिए 2-3 डिग्री बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रिक्वायर होता है। यानी जैसे हम पढ़ते आए हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मगर टेस्टिस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो 37 डिग्री सेल्सियस से कम है, जो कि 2 डिग्री 3 डिग्री से अप्रॉक्सीमेटली कम होता है। तो अगर आपसे ये एक एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि ह्यूमन बॉडी का कोई ऐसा पार्ट बताएं जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 नहीं है, तो वो मेल गोनेड्स भी इनको कहते हैं, टेस्टिस भी इनको बोलते हैं। तो इसलिए ये आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन अ सैक ऑफ स्किन है जिसका नाम है स्क्रोटम, ताकि यहाँ का टेम्परेचर कम रहे, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स। इसके बाद दूसरी चीज़ जो मेन टेस्टिस जिसमें में मौजूद हैं वो होती हैं सेमिनिफरस टिब्यूल्स। सेमिनिफरस टिब्यूल्स का काम है स्पर्म बनाना। इनके अंदर जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद जो तीसरी चीज़ पाई जाती है टेस्टिस के अंदर वो होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि मेल सेक्स हार्मोन पैदा करते हैं और उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़कर आए हैं। यानी टेस्टिस से रिलेटेड ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर है स्क्रोटम, विच इज़ अ सैक ऑफ स्किन lie outside the body cavity containing testis. This is to lower the temperature which is required for the maturation of sperm. Second, जो इसमें ट्यूब्यूल्स हैं न्यूमरस फाइन कॉन्वोलेटेड कॉइल ट्यूब्यूल्स,
जिनके अंदर स्पर्म बनते हैं, इनको कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इनको हम बोलते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज़ इसमें मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स का, जो कि एक हार्मोन पैदा करते हैं और उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर हम एसोसिएटेड डक्ट्स की बात करें तो इसमें 4 डक्ट्स शामिल हैं। पहले नंबर पर इसमें आता है वास एफरंस एफरेंशिया, इसका प्लूरल है। एक डक्ट होगी तो इसको कहेंगे वास एफरंस, ज़्यादा होंगी तो कहेंगे वास एफरेंशिया। इसके बाद जो पार्ट डक्ट इसमें आती है, इसको कहा जाता है एपिडिडिमस। उसके बाद जो तीसरी चीज़ इसके अंदर आएगी वो होगी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को ही का भी प्लूरल जो है वो डिफरेंशिया है, और इसी को, क्योंकि इसमें से स्पर्म गुजरते हैं, इसी को नाम दिया जाता है स्पर्म डक्ट का। तो वास डिफरेंस कह दें, वास डिफरेंशिया ज़्यादा के लिए, स्पर्म डक्ट एक ही बात है। उसके बाद इसमें शामिल है इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो कि आगे जाकर मिल जाएगी यूरिथ्रा के साथ, जिसको कलेक्टिवली यूराइनोजेनिटल डक्ट भी आप कह सकते हैं। यानी 4 डक्ट्स हैं। पहले नंबर पर इसमें जो डक्ट है उसका नाम है वास एफरंस, प्लूरल इसका है वास एफरेंशिया। फिर है एपिडिडिमस, जिसको प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस भी कहते हैं। फिर वास डिफरेंस है, जिसको प्लूरल डिफरेंशिया या इसी को स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। और लास्ट पार्ट में इजैकुलेटरी डक्ट है, जो कि कंबाइन हो जाती है विद यूरिथ्रा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ग्लैंड्स पर आ जाएं तो इसमें 3 ग्लैंड्स हैं। इसमें सेमिनल वेसिकल्स हैं विच प्रोवाइड फूड, that is fructose to the sperm। दूसरा जो इसमें ग्लैंड है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये पीएच को बैलेंस करने या एडजस्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। तीसरे नंबर पर जो ग्लैंड इसमें मौजूद है, इसको कहा जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि यूरिथ्रा की बेस के ऊपर होता है। इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसका फंक्शन है लुब्रिकेशन, ताकि फ्रिक्शन की वजह से स्पर्म को डैमेज ना हो। और चौथा ऑर्गन जो है ये है कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम पीनस बोलते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन में डियर स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज़, जो कि ब्लड से फिल करके इसको कॉपुलेशन के काबिल बनाते हैं। इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, इसका जो हेड है, इसको कहा जाता है ग्लांस, और इसके ऊपर जो स्किन है इसको कहा जाता है प्रेप्यूस भी कहते हैं इसको फोर स्किन का नाम भी दिया जाता है। और इसके रिमूवल को कहा जाता है सिरकमसीजन इसको बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स हम इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखेंगे अगर, तो ये टेस्टिस मौजूद हैं, एंड दीज टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ फाइन कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स विच आर नोन एज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का जिन्हें नाम दिया जाता है। और ये जिस सैक ऑफ स्किन में मौजूद हैं इसको कहा जाता है स्क्रोटम, दे आर लाइंग इन स्क्रोटम। तो टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन अ सैक ऑफ स्किन विच इज़ नोन एज स्क्रोटम। और तीसरी चीज़, इनके अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये डक्ट की यहाँ से भी सीक्वेंस अगर हम देख लें, पहले वास एफरेंस, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस,
तो यहाँ पर अब हम इनको देखते हैं। कुछ शॉर्ट डक्ट्स होंगी जो स्पर्म को कैरी करेंगी इस कॉन्वुलेटेड पार्ट की तरफ। टेस्टिस की सरफेस के ऊपर जो कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स पड़ी होती हैं इनको कहा जाता है एपिडिडिमस। जो एपिडिडिमस से पहले डक्ट हैं इनको नाम दिया जाएगा वास एफरेंस का, प्लूरल एफरेंशिया। उसके बाद ये जो डक्ट है इसको नाम दिया जाएगा वास डिफरेंस का, ये वास डिफरेंस है। और ये क्योंकि स्पर्म कैरी कर रही है इसीलिए इसी को ही कहते हैं स्पर्म डक्ट, इसको बोलते हैं। तो इसलिए एपिडिडिमस को ये भी कहते हैं कि वॉस डिफरेंस का जो शुरू का हिस्सा है, जहाँ से वॉस डिफरेंस स्टार्ट होती है वहाँ पर क्या मौजूद होता है, एपिडिडिमस मौजूद होता है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस को एपिडिडिमस कहा जाता है। यहाँ से ये डक्ट, ये सिम्फिसिस प्यूबिस, प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन, और ये डक्ट जो है ऐसे बैकवर्ड कॉइल होके यूरिनरी ब्लैडर के अलॉन्ग साइड से एक ग्लैंड, सबसे पहला ग्लैंड जिसको ये पास करती है इसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल से गुजरने के बाद इट विल कम टू अनदर ग्लैंड विच इज़ नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पर ये यूरिथ्रा आ रहा है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है जो विच इज़ कैरिंग द स्पर्म इज़ कमिंग फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में इनकी फ्यूजन से ये जो डक्ट डेवलप हुई है इसको हम नाम देते हैं यूराइनोजेनिटल डक्ट का, यूरिथ्रा भी कह सकते हैं आप, बिकॉज इट इज़ कैरिंग यूरिन एज वेल एज सीमन विच इज़ अ स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड। फिर तीसरा जो ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है वो है बेस ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया या बेस ऑफ द यूरिथ्रा पर, इसको कहा जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसकी सिक्रीशन इस पूरे पैसेज को लुब्रिकेट करती है ताकि इससे पैसेज के दौरान स्पर्म को कोई डैमेज ना हो। इसके बाद ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है या कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसको कहा जाता है पीनस। ये कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज़ पर मौजूद होता है जो कि ब्लड से फिल हो जाते हैं और कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। इसके हेड के ऊपर एक स्किन है जिसको प्रोप्यूस कहा जाता है, इसको फोर स्किन भी बोलते हैं, और मुस्लिम्स में इसको सिरकमसिजन के टाइम पे रिमूव कर दिया जाता है। और इसके जो टर्मिनल एंड है, हेड है, इसको कहा जाता है ग्लांस। तो अब डियर स्टूडेंट ये सारा पैसेज है स्पर्म का कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स टेस्टीज के अंदर, फिर वास एफरेंस, फिर एपिडिडिमस, फिर वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, then seminal vesicles, then through prostate gland, bulbourethral gland, through urinogenital duct out of the body. This sperm containing fluid is known as semen. इस sperm containing fluid को कहा जाता है sperm containing fluid को कहा जाता है semen। अब इस semen के अंदर डियर स्टूडेंट्स 10% स्पर्म होते हैं और बाकी 90% इसके अंदर सिक्रीशंस होती हैं फ्रॉम दीज ग्लैंड, जिसमें सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन यहाँ पे हमने लिखा है कि सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन न्यूट्रिटिव है, ये फ्रुक्टोज की शक्ल में फूड प्रोवाइड करती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन पीएच की एडजस्टमेंट में हेल्प करती है, और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन लुब्रिकेट करती है पाथवे को ताकि फ्रिक्शन की वजह से स्पर्म को कोई डैमेज ना हो। और कॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू जब ये डिस्चार्ज होते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इट इंश्योर्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये इंश्योर करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। और वो प्रोसेस जिसमें ये मेल गैमीट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉपुलेशन, और मेटिंग भी इसको आप कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 चीज़ें हैं जो मिलकर बनाती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 1 पर हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, जिनके हवाले से आपको मैंने बताया, दे लाई आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन अ स्कैक ऑफ स्किन नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम इसलिए कि इसके अंदर टेम्परेचर फ्यू डिग्रीज 2-3 डिग्रीज लेस होगा विच इज़ रिक्वायर फॉर द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। फिर इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं।
डक्ट्स की बात करें, दूसरा हिस्सा, तो डक्ट्स भी 4 किस्म की हैं, वास एफरेंस, एपिडिडिमस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट, which also combine with urethra to become urinogenital duct, इसको हम बोलते हैं। ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स इसमें 3 हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। फ्रुक्टोज की फॉर्म में जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो सेमिनल वेसिकल्स, जो पीएच को बैलेंस करता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की पीएच जो वो लुब्रिकेशन का काम करता है। तीसरा पार्ट ग्लैंड्स हो गए। चौथा पार्ट जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको पीनस बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं। इट ट्रांसफर द मेल गेमीट्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और वो प्रोसेस जिसमें ये मेल गेमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र करता है, इसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन बोलते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये सारे पार्ट्स हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसका एक पाथवे है जो कि आपने अच्छी तरह याद रखना है, उसके हवाले से एंट्री टेस्ट में ज़रूर कोई सवाल पूछा जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे रेस्पिरेटरी रूट है, इसका पाथवे हो गया, रिप्रोडक्शन में स्पर्म का पाथवे हो गया, इसी तरह किडनीज से यूरिन का पाथवे हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फूड का पाथवे हो गया। तो ये पाथवे वाले जो क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसका ये पाथवे आपको बताया है, ये आपने याद रखना है। एक चीज़ इसमें रह गई कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है और होता कहाँ है, ये तो हमने पढ़ लिया, होता कैसे है, स्पर्म बनते कैसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइन कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स पाए जाते हैं। ये कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स जो हैं, इनको अगर हम इंटरनल क्रॉस सेक्शन में देखें तो इनकी जो सबसे अंदर की सेल्स की लाइनिंग है उसको कहा जाता है जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम से स्पर्म बनने का प्रोसेस शुरू होता है। इसको अगर हम इस तरह क्रॉस सेक्शन में बनाते हैं तो ये जो सबसे अंदर वाली सेल्स की लेयर होगी इसको कहा जाएगा जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम के अलावा यहाँ पर जो कुछ सेल्स पाए जाएंगे इनको कहा जाएगा सर्टोलाई सेल्स। So these cells are Sertoli cells. They provide nutrition, liquid medium, and also give protection to sperm. अच्छा, इसके बाद ये जो बाकी सेल्स हैं इनको कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। दीज सेल्स विल डिफरेंशिएट इनटू स्पर्म। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स डिफरेंशिएट होकर बनाएंगे स्पर्म। तो इधर से ही हम इस बात को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले नंबर पर ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये डेवलप होंगे इनटू स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिनको कहा जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाने वाले सेल्स को बोलते हैं। गोनियम इसका सिंगुलर है, गोनिया इसका प्लूरल है। स्पर्मेटोगोनिया से डेवलप होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। डियर स्टूडेंट, यहाँ से मियोसिस का प्रोसेस शुरू होगा और पहले नंबर पर जो मियोसिस होगी इसको कहेंगे मियोसिस 1। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल्स डेवलप होंगे जिनको कहा जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हैप्लॉइड होंगे दोनों। ये अभी क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 1n हैप्लॉइड होगा। इसके बाद ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं दे विल डेवलप इनटू स्मॉल सेल्स एंड दीज स्मॉल सेल्स आर नोन एज आफ्टर M2। M2 का मतलब है मियोसिस 2। दे आर नोन एज स्पर्मेटिड्स which are immature sperm. Each spermatid will develop into sperm. Each spermatid will develop into sperm.
तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेच्योर स्पर्म है जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ये किन से डेवलप हो रहे हैं? स्पर्मेटिड से। अब ये सीक्वेंस आप याद रखें, देखें, स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स करते हैं मियोसिस 1, डेवलप होते हैं 2 अदद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में विच आर हैप्लॉइड। इसके बाद मियोसिस 2 होती है और इसके नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स पैदा होते हैं टोटल, जिनको कहा जाएगा स्पर्मेटिड्स विच आर इमेच्योर स्पर्म। इसके बाद फिर ये मेच्योर फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं जिसको हम स्पर्म का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी मेच्योर फॉर्म है, मेच्योर स्पर्म कुछ इस तरह का होता है। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। इसमें हेड रीजन होता है, नेक होती है और टेल होती है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली बनाएं तो इस तरह से ये स्पर्म का हेड है और ये इसकी नेक है और इसके साथ कनेक्टेड है टेल। तो ये वाला पार्ट जो इसमें इसका हेड मौजूद है, जो हेड है इसमें इसका न्यूक्लियस भी मौजूद है, हैप्लॉइड, ये पार्ट इसका कहलाएगा हेड। हेड की जो टिप है इसको कहा जाता है एक्रोसोम। यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है और इस रीजन को कहा जाता है नेक और इसको कहा जाता है टेल। तो ये एक कंप्लीट मेच्योर स्पर्म है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है कि स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ किन से डेवलप होता है, तो हम कहेंगे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ डेवलप होता है स्पर्मेटिड्स से। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट सब आपने याद रखने हैं। यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियल सेल स्पर्मेटोगोनिया को बनाते हैं माइटोसिस के ज़रिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक जर्मिनल एपिथेलियल सेल था तो इसने डिवाइड होके 2 सेल बनाए, जिसमें से एक जो है वो स्पर्मेटोगोनिया है और एक वही जर्मिनल एपिथेलियल सेल रहा। उसके बाद डियर स्टूडेंट, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिफ्रेंशिएट होता है, यानी स्पेशलाइज्ड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 से डिवाइड करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 से डिवाइड करता है और स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है ये प्रोसेस भी कहलाता है डिफ्रेंशिएशन। इस प्रोसेस को भी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो स्पर्म डेवलप होता है स्पर्मेटिड से, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड से, स्पर्मेटिड जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, स्पर्मेटोगोनिया से और जर्मिनल एपिथेलियल सेल से। इन ट्यूब्स के बाहर जो सेल्स पड़े होते हैं, इन सेल्स को नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स का। इंटरस्टिशियल सेल्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरस्टिशियल सेल्स एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और इनको स्टिमुलेट करता है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विच इज़ कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी एब्रीवेशन ICSH है, इट विल स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन विच इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन। और इसके अलावा जो एंड्रोजिन्स हैं, मेजर टेस्टोस्टेरोन है, बाकी जो इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो भी एग्जिस्ट करती हैं। ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो अपेरेंटली मेल फीमेल्स में डिफ्रेंशिएट करने का बाइस बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर ओवरीज और टेस्टिस हैं। जिनमें ओवरीज गोनेड्स की तक शक्ल में मौजूद होंगे वो फीमेल, जिनमें टेस्टिस मौजूद होंगे वो मेल। इसके अलावा जो करेक्टरिस्टिक्स जिसमें मेल फीमेल में फ़र्क होता है, जिसमें बियर्ड ग्रोथ है, मस्कुलेचर ऑफ बॉडी है, ब्रॉड शोल्डर हैं या पेल्विस है या डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स है, ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल किए जाते हैं, कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। तो जो मेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स और सेक्स डिराइव है वो कंट्रोल होती है टेस्टोस्टेरोन से।
इसके बाद डियर स्टूडेंट एक बात और आपको बता दें कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये शुरू कब होता है। ये स्पर्म बनने का पूरा जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी की एज डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट हो सकती है, बट ऑन एवरेज ये 12, 13, 14 राउंड अबाउट की एज को प्यूबर्टी की एज मेल्स में कहा जाता है। इस एज में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये लास्ट करता है थ्रू आउट लाइफ। सारी ज़िंदगी ये स्पर्म जो है वो बनते रहते हैं। तो इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट लास्ट टिल डेथ। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो एग प्रोड्यूस होते हैं वो एक साइक्लिक मैनर में होते हैं, यानी 28 डेज के साइकिल में एक एग प्रोड्यूस होता है। इसी तरह स्पर्म मेल्स की तरह कंटिन्यूसली पैदा नहीं होते रहते। उसके बाद ये कोई 40 इयर्स की एज के राउंड अबाउट चल के ये एग प्रोड्यूस होना फीमेल्स में रुक जाता है, यानी थ्रू आउट लाइफ नहीं चलता। तो फीमेल्स में जो एग प्रोड्यूस होना साइक्लिक एक्टिविटी है, मेल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होना कंटिन्यूस प्रोसेस है। और मेल्स में ये लास्ट करता है स्पर्म प्रोड्यूस होना टिल डेथ, जबकि फीमेल्स के अंदर एग प्रोड्यूस होना वो मेनोपॉज की 40 इयर्स की एज के राउंड अबाउट चल के रुक जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो इसमें लास्ट इसके बारे में जो पॉइंट हमारा है कि स्पर्म की लाइफ कितनी है, तो फीमेल वैसे तो स्पर्म की जो लाइफ है आफ्टर इजैकुलेशन यानी सीमन में, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे बेस करती है। अगर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज होगा तो ये इमीडिएटली स्पर्म डेड हो जाएंगे। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ये कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है और स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज स्पर्म जो हैं दे रिमेन अलाइव, दे रिमेन एक्टिव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, अप्रॉक्सीमेटली इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और आउटसाइड द बॉडी इनकी कोई लाइफ नहीं है, या वो लाइफ डिपेंड करती है एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर जिनमें इनको प्रिजर्व किया जा सकता है उन पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इनकी लाइफ जो है वो 5 डेज़ है अप्रॉक्सीमेटली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक बार फिर इसको ओवरव्यू कर लें। जैसे आपको इसमें बताया कि 4 चीज़ें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना रही हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस बना रहे हैं, उसके बाद एसोसिएटेड डक्ट्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, और लास्ट में ये कॉपुलेटरी ऑर्गन या एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं जिसे ये मौजूद है। फिर इनके पार्ट्स और इनके फंक्शंस हमने डिस्कस किए, जिसमें टेस्टिस में 3 चीज़ों के मेनली आपको फंक्शन आने चाहिए। स्क्रोटम सैक ऑफ स्किन है विच इज़ लाई ना एब्डोमिनल कैविटी में है ना आउटसाइड द बॉडी कैविटी है, और इसलिए है कि टेम्परेचर कम रहे। फिर इसके बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन है, इनके अंदर स्पर्म बनते हैं। इस तरह से ये जो सारे चेंजेस हैं ये आपको बताया कि ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल से स्टार्ट हुए। पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड देन फाइनली स्पर्म। तो ये सारा प्रोसेस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। इनके बाहर जो सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, उन्होंने पैदा किया टेस्टोस्टेरोन जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करेगा और सेक्स डिराइव को भी कंट्रोल करेगा। उसके बाद जो डक्ट्स की सीक्वेंस है जो टेस्टिस से कैरी करे स्पर्म को, वो बहुत छोटी डक्ट्स होती हैं एपिडिडाइमस की तरफ, वो कहलाती हैं वॉस एफ्रेंस प्लूरल एफ्रेंशिया, और जो कैरी करेंगे जिसमें ये स्पर्म मैच्योर होंगे इसको कहेंगे एपिडिडाइमस। इसके बारे में एक एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस इज नोन एज, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस इज नोन एज। प्रॉक्सिमल डियर स्टूडेंट कहते हैं शुरू के हिस्से को। तो वॉस डिफरेंस आप डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर क्या मौजूद है, एपिडिडिमस, या यूं भी इसको कहते हैं अ कॉन्वोलेटेड पार्ट, अ कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ टेस्टिस आर नोन एज एपिडिडिमस। तो proximal convoluted part of vas deferens, या प्लूरल हो तो डिफरेंशिया। तो इसका आंसर होगा एपिडिडिमस।
तो इसके शुरू में एपिडिडिमस मौजूद होता है और यहाँ पर स्पर्म मैच्योर होते हैं, इसीलिए वॉस डिफरेंस जब स्पर्म को कैरी करती है इसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है इसके एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसमें पूछी जाती हैं, जैसे कि ख़ास तौर पर इसमें पूछा जाता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन या इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इसी तरह व्हाट आर स्टर्टोलाई सेल्स या उनका रोल क्या है, व्हाट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसमें आप उसकी सीक्वेंस का स्केच ड्रॉ कर देंगे। और फिर जितने पार्ट्स हमने पढ़े हैं इनके क्या क्या फंक्शन हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 3 ग्लैंड्स हैं, उनके नाम हैं सेमिनल, वेसिकल्स। सबसे पहले स्पर्म इसी से पास करते हैं और ये फ्रुक्टोज़ की शक्ल में, ये आपको पता है फ्रुक्टोज़ एक कार्बोहाइड्रेट है, इसकी फॉर्म में ये फूड प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये पीएच को बैलेंस कर रखने के लिए होता है और सीमन की पीएच जो होती है वो अल्कलाइन होती है, विच इज़ अबव 7 से ऊपर ये होती है, 7.1, 2, 3, 8 तक हो सकती है। एंड बेस ऑफ यूरिथ्रा पर मौजूद होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दिस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रोवाइड lubrication to this यूराइनोजेनिटल डक्ट, ताकि जब स्पर्म इससे इजैकुलेट हों हाई स्पीड के दौरान तो कोई उन्हें डैमेज ना हो। लुब्रिकेशन विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये डक्ट्स के नाम का क्वेश्चन, ग्लैंड्स के नाम का क्वेश्चन, उनके फंक्शंस, सीक्वेंस का क्वेश्चन, ये इसमें पूछे जाते हैं। अब इन्हीं ग्लैंड्स के हवाले से एक क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा ग्लैंड है जिसमें यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट मिलकर यूराइनोजेनिटल डक्ट बन जाते हैं, तो वो ग्लैंड कहलाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इधर आपने देखा कि ये डक्ट जब आ रही थी स्पर्म लेकर तो इसको नाम दिया गया इजैकुलेटरी डक्ट का। व्हेन इट कंबाइंस विद यूरिथ्रा तो ये बन जाती है यूराइनोजेनिटल डक्ट। तो यूरिथ्रा और स्पर्म डक्ट किस में कंबाइन होते हैं? यूरिथ्रा प्लस इजैकुलेटरी डक्ट कह दें। ये जिस ग्लैंड में कंबाइन होते हैं इसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं इसमें एमसीक्यूज़ में। एक और सवाल आपको बता दें, स्पर्म्स डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम, स्पर्म डायरेक्टली किससे डेवलप होते हैं? अब अगर आपको ये ऑप्शन दिए जाएं स्पर्मेटोगोनिया, बी में दिया जाए स्पर्मेटिड, सी में दे दिया जाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और डी में दे दिया जाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो डियर स्टूडेंट, ये कहा गया है कि स्पर्म डायरेक्टली किससे डेवलप तो सबसे ही होते हैं, मगर डायरेक्टली हमने देखा था कि ये स्पर्मेटिड से बनते हैं। स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंशिएट होके हेड, नेक और टेल वाला पार्ट बनाते हैं जिसको कहा जाता है स्पर्म, मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी डायग्राम, इसके एमसीक्यूज़ और इसमें से आने वाले पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन सबको डिस्कस किया। आपने अच्छी तरह इस टॉपिक को पढ़ना है क्योंकि ये एंट्री टेस्ट का टॉपिक भी है और एफएससी में बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में पूछी जा सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।